अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिक्र करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ पर इस लफ्ज़ को समझेंगे, इसके चैप्टर के नाम को समझेंगे, तो यहाँ से ही आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो लफ्ज़ मौजूद है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमें ये समझना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर जानदार के अंदर होती है या फिर जानदार की वजह से होती है, तो ये हमारे पास एक तरह की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। जानदार में किस तरह से होती है? मिसाल के तौर पर किसी इंसान का फीवर हुआ, बुखार हुआ और वो बहुत बढ़ता जा रहा है और वो रुक नहीं रहा, तो वो एक जानदार में होने वाली प्रॉब्लम हम कहेंगे वो एक तरह की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। या फिर मिसाल के तौर पर खांसी हुई है और खांसी किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, किसी जरासीम की वजह से हुई है। तो जब कोई चीज़ किसी वजह से हो रही है, किसी जानदार की वजह से या जानदार के अंदर हो रही है, वो होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो लाजमी हमें उसे सॉल्व करना है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से। तो इसका नाम इस तरह से भी हो सकता है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड की मदद से हल करना। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, और बायोलॉजिकल मेथड को भी जिक्र करते हैं कि कौन से बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि साइंस जो है वो हमें नेचर की आवाज़ से बताती है, और ये भी बताती है कि नेचर जो है हमें किस तरह से असरअंदाज करती है। नेचर हमें किस तरह से असरअंदाज करती है और हमारे आसपास मौजूद इन्वायरमेंट को किस तरह से असरअंदाज करती है। और मज़े लिखा हुआ है कि साइंस की जो नॉलेज है वो बदलती भी रहती है। बदलती इस तरह से रहती है कि अगर हमारे पास एक जानकारी हासिल हो चुकी है, लेकिन उस जानकारी को मालूम करने की अगर हमारे पास ज़्यादा बेहतर टूल्स आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उसको इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, तो हम बेहतरीन अंदाज़ा उसके हवाले से लगा सकते हैं। तो इस तरह से साइंस के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। मज़े लिखा हुआ है कि बायोलॉजी में और मज़ीद साइंस की ब्रांचेस के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, जो कि रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है और उसकी मदद से ही रिसर्चेस हो रही हैं, उसे हम साइंटिफिक मेथड या फिर बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल मेथड कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स के ज़रिए से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास सॉल्व होती हैं। तो वो स्टेप वाइज एक हमारे पास प्रोसेस होता है। अब यहाँ बायोलॉजिकल मेथड के इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। और जानदारों के बारे में अगर हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो हमें डेटा कलेक्ट करनी होगी। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल हम अपनी आंखों से करेंगे, हमारे सेंस ऑर्गन्स से करेंगे, जितने भी सेंस ऑर्गन्स से, या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हाइपोथेसिस बनाएंगे, ताकि हम इन तमाम चीज़ों के बारे में एक अच्छा जवाब जो है हासिल कर सकें। हम बता सकें कि कोई भी चीज़ किस वजह से हो रही है। तो ये सारा बायोलॉजिकल मेथड में मामला हल होता है। अब यहाँ पर एक चार्ट मौजूद है। चार्ट के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जिक्र किया जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम जो कि जानदारों में हो रही है या जानदारों की वजह से, जैसे बुक के अंदर मलेरिया का जिक्र है। मलेरिया एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि इंसानों में हो रही थी और उनकी जान तक ले रही थी। अब ये किस वजह से हो रही थी उसके बारे में मालूम नहीं था। तो इसके हवाले से जो भी प्रीवियस नॉलेज होगी उसको भी देखा जाएगा और उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की जाएंगी। ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक हाइपोथेसिस दिया जाएगा, यानी हमारा इंटेलिजेंट गेस दिया जाएगा कि ऑब्जर्वेशन हमने की। फिर हम बताएंगे कि किस वजह से ये चीज़ हो सकती है। ऑब्जर्वेशन की बाद ही हाइपोथेसिस होगा, और हाइपोथेसिस ऐसा होगा जो टेस्टेबल होगा। हाइपोथेसिस के बाद हम एक रीजनिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, वो चीज़ आगे चल कर के हमारे पास थ्योरी भी बन जाती है। लेकिन अगर चीज़ हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करती, तो फिर हम लोग चले जाएंगे पीछे, एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर इस बार भी हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है, फिर हम दोबारा से एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे, और अगर वो सही साबित हो जाता है तो फिर हमारे पास वो थ्योरी इस तरह से बन जाती है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें एक बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसके हवाले से हाइपोथेसिस बनाया जाएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन हुई तो ठीक, वरना नया हाइपोथेसिस, नया एक्सपेरिमेंट। यहाँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से थोड़ी सी मजीद जानकारी लिखी हुई है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वो क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि अनसॉल्व हैं, हमें सॉल्व करनी है। अब वो चीज़ें जो हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हो सकती है, हमारी दुनिया के बारे में हो सकती है, वो हमारी इन्वायरमेंट के हवाले से हो सकती है, इकोलॉजी के हवाले से हो सकती है, या हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं। इन्वायरमेंट में कोई मामला है,
इकोलॉजी की यानी जानदारों के रिलेटेड कोई मामला है या हमारी सेहत से रिलेटेड कोई मामला है, कोई चीज़ अनसॉल्व है, कोई चीज़ हो रही है लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो वो चीज़ हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए वो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ होता है। केमिस्ट्री के अंदर भी इस तरह से साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है, उसे सॉल्व किया जाता है, साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। बायोलॉजी में भी इस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल होता है। अब बायोलॉजिकल मेथड जो यूज़ होगा उसमें जो आंसर्स हासिल होंगे वो लाजमी बात है लॉजिकल होने चाहिए। लॉजिकल यानी हमारा जहन उसको तस्लीम करे और उसके हवाले से एविडेंस भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल का डिस्कस करते हैं, जैसे मलेरिया का जिक्र किया जा रहा है और मलेरिया को ग्रेटेस्ट किलर ऑफ मैन कहा गया है। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने सदियों से बहुत सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि ये मलेरिया किस वजह से होती है। आज के दौर में हमें मालूम है कि ये फीमेल मॉस्किटो के काटने की वजह से हो सकती है, लेकिन पहले के दौर में इसकी काज के हवाले से मालूम नहीं था लोगों को लगता था कि मलेरिया ख़राब हवा की वजह से होती है। ख़राब हवा चल रही, इसी वजह से एक इंसान को ख़राब हवा की वजह से मलेरिया हुई, फिर उसके आसपास मौजूद बाकी लोगों को भी ये बीमारी होगी क्योंकि ख़राब हवा चल रही, गर्मियों में खास तौर पर ख़राब हवा चल रही है और ये बीमारी हो रही है और इसी से ये नाम लिया गया है। मला का मतलब होता है ख़राब और एरिया का मतलब होता है हवा, यानी कि खराब हवा लगने की वजह से ये बीमारी हो रही है और लोग इसकी वजह से मरते जा रहे हैं। तो ये एक तरह की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन आज के दौर में ये सॉल्व हो चुकी है और जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके रीज़न को भी देख लिया कि ये खराब हवा की वजह से नहीं, किसी और चीज़ की वजह से हो रही है, जिसके अंदर मॉस्किटो भी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेप का जिक्र किया जा रहा है जो कि है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है और फिर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से एक क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या ये चीज़ इस वजह से हो रही है या नहीं। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को वेरीफाई किया जाएगा, फिर हमें इस तरह से जो है पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है, फिर उसके बाद ही हम सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद एक क्वेश्चन बनेगा, वेरिफिकेशन होगी, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब ऑब्जर्वेशन हम लोग किसी तरह से भी कर सकते हैं। एनिमल का बिहेवियर जो है ये भी ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाता है, या फिर प्लांट की मूवमेंट जो है वो भी ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। ऑब्जर्वेशन की दरअसल दो किस्में हैं और उन दो किस्मों के अंदर एक किस्म होगी जिसको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम हमारे 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने खाना पड़ा हुआ है और हम उसके अंदर स्मेल को चेक करते हैं। स्मेल के लिए हम नोज़ को इस्तेमाल करेंगे। नोज़ हमारा एक सेंस ऑर्गन है, तो स्मेल से ही हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ ख़राब है या नहीं है। साइट की मदद से भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कोई बच्चा जो है उसका कलर जो है येलोइश हो गया है, तो ये हमारा साइट के ज़रिए से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। आवाज़ का ख़राब हो जाना ये भी ऑब्जर्वेशन में आएगा, टेस्ट के ज़रिए से भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है या टच के ज़रिए से भी। अगर कोई ब्लाइंड शख्स है जो देख नहीं सकता तो लाजिमी वो हेयरिंग से, टच से या स्मेल से या फिर टेस्ट के ज़रिए से ही ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्वालिटेटिव होगी एक, जिसमें 5 सेंसेस यूज़ किए जाएंगे। एक और ऑब्जर्वेशन हो सकती है जो क्वान्टिटेटिव होती है। क्वान्टिटेटिव के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए हम जो है इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। अब आते हैं हम मलेरिया के केस के अंदर कौन सी ऑब्जर्वेशन की गई। 1880 के अंदर एक फ्रेंच फिजिशियन थे। फिजिशियन से मुराद यहाँ पर एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर जिनका नाम था लेवेरन। तो क्योंकि ये लेवेरन एक आर्मी के अंदर डॉक्टर थे, तो वो वहाँ पर लोगों को देख रहे थे जिनको मलेरिया हो चुका था। अब उन्होंने एक पेशेंट का ब्लड निकाला और उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने ब्लड को देखा तो ब्लड के अंदर एक तो हमारे पास ये गोल सेल्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो तो नज़र आ गए जो कि नॉर्मल बात थी, जो कि ब्लड में होनी चाहिए थी। लेकिन एक और पार्टिकल नज़र आया। अब एक ऐसा पार्टिकल नज़र आया जो कि रेड ब्लड सेल्स के जैसा नहीं था, जो कि एक डिफरेंट था। और वो पार्टिकल क्या था, लेवेरन को भी इसके बारे में मालूम नहीं था। लेवेरन ने समझा कि शायद ये किसी तरह का बैक्टीरिया न हो। बाद में कुछ और लोगों की रिसर्च के बाद पता चला कि वो बैक्टीरिया नहीं बल्कि एक और जानदार है और उसका नाम जो है प्लाज्मोडियम दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम मिसाल लें तो ऑब्जर्वेशन इस तरह से हो सकती थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के लोगों के खून में मौजूद था, यानी जिसको मलेरिया हो रहा था उसके अंदर प्लाज्मोडियम यहाँ पर नज़र आ रहा था। तो प्लाज्मोडियम क्या मलेरिया की वजह बन सकता है, ये हमारे पास अब क्वेश्चन बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन के बाद ही जो है क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लेवरेन के टाइम पे कोई हमारे पास कैमरा मौजूद नहीं था, तो लेवरेन ने उस टाइम पर रेड ब्लड सेल्स की और प्लाज्मोडियम की जो है ड्राइंग्स बनाई थी। तो ड्राइंग्स उनकी आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा स्टेप बयान किया जा रहा है जो कि है हाइपोथेसिस। लाजिम बात हम क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट की सूरत में होगा,
जैसे कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम हो सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन बना। ये जो है क्वेश्चन जो है ये हमारे पास इंटेलिजेंट गैस कहलवाएगा। साइंटिस्ट की तरफ से एक इंटेलिजेंस गैस बनाया जाता है स्टेटमेंट की सूरत में, इसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ये स्टेटमेंट बनेगी, लाजिम बात है ऑब्जर्वेशन की बात हमारे पास बनेगी। मजे लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए, ऐसी बात जो टेस्टेबल हो। मिसाल के तौर पर कोई लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, हमने कह दिया कि जिन्नात की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। अब ये एक ऐसा हाइपोथेसिस जो टेस्टेबल नहीं है, तो हाइपोथेसिस लाजमी ऐसा होना चाहिए जिसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट्स के सपोर्ट में आते हैं तो हाइपोथेसिस हमारा सही साबित होगा, या फिर ये फाल्सिफाइड हो सकता है। एक्सपेरिमेंट के जरिए हमारा हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो सकता है। फिर वही बात कि मलेरिया के केस के अंदर जो हम इंटेलिजेंट गेस लगा सकते थे वो यही था कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज ऑफ मलेरिया होता है। लेकिन ये एक तरह का गैस था जो कि हाइपोथेसिस की सूरत में आया, ये गलत भी साबित हो सकता है। अब हमारे पास एक और चीज़ भी आती है जो कि रीजनिंग कहलवाती है। रीजनिंग जो है ये हमारे हाइपोथेसिस को ज़्यादा बेहतर बनाती है, और इसी की बेस में हमारा आगे चल करके एक्सपेरिमेंट होता है। रीजनिंग की दो किस्में होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है और दूसरी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। एक खास चीज़ का सोच करके ज़्यादा चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम शार्क के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि शार्क एक प्रीडेटर है, शार्क एक शिकारी है। पर क्योंकि शार्क एक मछली है तो बाकी मछलियाँ जो होंगी वो भी सारी शिकारी होंगी। तो ये हमने एक शार्क को देखकर, एक ऑर्गेनिज्म को देखकर बाकी सारे फिशेस का हमने अंदाज़ा लगा लिया, जो कि अब हमारे पास गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि सारी फिश हमारे पास जो है वो प्रीडेटर नहीं भी होती। लेकिन हमने एक और एग्जांपल लगा दिया कि शार्क एक ऐसी फिश है जिसके पास मिसाल स्केल है। अगर शार्क के पास स्केल है तो सारे फिशेस के पास मिसाल स्केल हो सकती है। तो ये भी हमारे पास एक रीजनिंग हो सकती है जो कि स्पेसिफिक एक खास जानदार से सारे की तरफ मूव करती है। मिसाल के तौर पर हमने कह दिया पिजन एक बर्ड है और पिजन फ्लाई करता है, तो क्योंकि पिजन बर्ड है वो फ्लाई करता है तो बाकी तमाम बर्ड्स जो हैं वो भी फ्लाई करते हैं। आज के दौर के अंदर आप एक चीज़ से इस रीजनिंग को आसानी से समझ सकते हैं। दुनिया के अंदर लोग रिसर्च करें कि क्या बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ है या नहीं, तो उनका जो दारोमदार है वो भी इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास अर्थ है, वो एक प्लैनेट है और उसमें ऑक्सीजन है, इस वजह से वहाँ पर लाइफ है। तो बाकी अगर प्लैनेट्स है तो वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो एक का सोचकर बाकियों का अंदाज़ा लगाना ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलवाती है। फिर हमारे पास आती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, यानी कि ज़्यादा का सोचकर किसी खास का अंदाज़ा लगा देना। मलेरिया के केस के अंदर भी इसी तरह से डिडक्टिव रीजनिंग हुई कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो काज ऑफ मलेरिया है और प्लाज्मोडियम की वजह से सारे लोग बीमार होते हैं, प्लाज्मोडियम की वजह से सारे लोगों को मलेरिया होता है, तो अगर कोई भी शख्स होगा, कहीं का रहने वाला भी होगा, उसमें भी अगर मलेरिया होगा तो वो प्लाज्मोडियम की ही वजह से होगा। तो ये एक रीजनिंग है जो कि बनाई जा सकती है, लेकिन इसका जो ताल्लुक होगा वो इफ़ और देन के ऊपर होता है। सारी डिडक्टिव रीजनिंग होगी या इंडक्टिव रीजनिंग होगी, हम लगाएंगे इफ़ और दूसरा लगाएंगे देन, कि अगर ऐसा है तो वैसा हो सकता है। इफ़ और देन के बेस पर ये हमारी रीजनिंग होती है। अब हम जिक्र करते हैं एक्सपेरिमेंट के हवाले से। जब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली है प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया है, हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कर ली है, अब हमारा काम होता है एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना। हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो ऐसा होगा जिसे कई सारे लोग जो है रिपीट भी बाद में कर सकें। तो एक्सपेरिमेंट कई ज़्यादा लोग रिपीट भी करेंगे और रिजल्ट सही आने की सूरत में वो हमारे पास एक थ्योरी बन जाएगी, एक हमारे पास फैक्ट बन जाएगा। अब मलेरिया के केस में मिसाल के तौर पर हम लोग दो ग्रुप्स बनाते हैं और उन दो ग्रुप्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कंट्रोल ग्रुप कहलवाएगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलवाएगा। कंट्रोल ग्रुप वो होगा जो मलेरिया से अफेक्टेड नहीं होगा, जो हेल्थी लोगों का ग्रुप होगा, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिनमें मलेरिया के पेशेंट्स मौजूद होंगे। हमने कंट्रोल ग्रुप का भी ब्लड लिया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी ब्लड लिया। कंट्रोल ग्रुप में 100 लोग हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी 100 लोग मौजूद हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जब हमने ब्लड लिया, 100 लोगों का ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, और फिर जो हमारे पास हेल्दी लोग हैं उनका भी हमने ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। फिर हमारे पास बारी आती है रिजल्ट की। रिजल्ट क्या होती है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी चीज़ हुई हम उसको रिजल्ट में लिखते हैं। हम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं, जो डेटा भी हमें मिलता है, वो सारा जो है रिजल्ट में लिखा जाता है, और रिजल्ट ही जो है एक्सपेरिमेंट के बाद हाइपोथेसिस को वेरीफाई करती है। एक्सपेरिमेंट हो गया, जो उसका नतीजा लिखना वो बताएगा कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। मलेरिया के केस के अंदर जो हमारे पास लोग थे जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले थे, जो पेशेंट थे जिनमें मलेरिया था, उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम हमें नज़र आया,
और जो लोग कंट्रोल ग्रुप वाले थे उनके किसी भी ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम जो है नज़र नहीं आया। पंजाब की बुक में ये लिखा हुआ है कुछ कंट्रोल ग्रुप के लोग जो कि हेल्दी लोग थे उनके ब्लड में भी जो है प्लाज्मोडियम नज़र आया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग जो थे बीमार पड़ गए थे। तो कहने का मकसद ये कि प्लाज्मोडियम जाने के फ़ौरन बाद हमला नहीं करता। तो जिसमें प्लाज्मोडियम है वो कुछ टाइम के लिए हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन फिर लाजमी आखिरकार वो बीमार पड़ेगा। तो जब जानवर हमारी बॉडी में जाता है वो शुरू में सिम्टम्स नहीं दिखाता, शुरू में बीमारी नहीं करता, कुछ टाइम के बाद बीमारी दिखाता है। तो हमारी बॉडी में जानवर एंट्री किया है और एंट्री करने के बाद जब तक वो सिम्टम्स नहीं दिखाता तब तक का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलवाता है। तो कुछ कंट्रोल ग्रुप के लोग जो थे उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन वो बाद में बीमार पड़ गए थे। शुरू में हेल्दी थे, बाद में वो बीमार पड़ गए थे। तो इससे ये बात साबित हुई हमारे पास, जो कंक्लूजन हमारे पास बना वो यही बना कि प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम जिसके अंदर भी होगा देर सवेर उसको जल्दी जो है वो बीमारी काज करेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है प्लाज्मोडियम के हवाले से ये बात तय हो गई कि जिसमें प्लाज्मोडियम जाएगा भले वो कुछ टाइम के लिए हेल्दी रहे, लेकिन आगे चल करके वो बीमार ज़रूर होना है। तो साइंटिफिक मेथड का ये हमारे पास आखिरी नतीजा होता है। अब खुद देख लें हमारे पास ये केसेस होते हैं मलेरिया के। जब हमारे पास मलेरिया के केसेस होते हैं ऑब्जर्वेशन की जाएगी हमारे जिस्म को देख करके, डॉक्टर ही ये हमें सजेस्ट करेगा कि आप मलेरिया का टेस्ट कराओ। वो जो मलेरिया का टेस्ट आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो रही है। फिर उसके बाद हमें एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, रिजल्ट मिलती है। ये रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंट की बेस पर होती है। फिर कंक्लूजन निकल आता है हमारे पास इसी तरह से कि उसे मलेरिया है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंक्लूजन हमारे पास एक सम होता है, जो चीज़ हमने की है एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, हाइपोथेसिस, फिर जो नतीजा निकला वो कंक्लूजन आता है। जैसे हमारे पास नतीजा निकला कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, थ्योरी और दूसरा लॉ के बारे में बताया गया है। थ्योरी जो है ये हमारे पास जो लफ्ज़ है वो नॉन साइंटिस्ट की ज़बान से अलग होता है। यानी कि सोशल साइंसेज जैसे कि होती है हमारे पास, जैसे सोशल स्टडी होती है या हमारे पास पाकिस्तान स्टडी है, तो इन सिलेबस के अंदर जो थ्योरी का लफ्ज़ कहा जाता है वो दरअसल गैस को कहा जाता है। फिलोसॉफी के अंदर भी जब कोई इंसान कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है तो उनका मतलब होता है कि मेरे पास एक गैस है, यानी कि वो ख्याली बात को थ्योरी कह रहे होते हैं। जबकि साइंटिफिक थ्योरीज अलग होती हैं। साइंटिफिक थ्योरीज जो होती है वो वेल टेस्टेड होते हैं, उनके सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं। तो साइंस के अंदर कोई भी थ्योरी बगैर एविडेंस के नहीं बनती, बगैर एक्सपेरिमेंट के नहीं बनती। जैसे एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है तो उसके सपोर्ट में कई ज़्यादा हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। तो इसमें कई ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, कई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तब जा कर के एक हमारे पास थ्योरी बनी। तो थ्योरी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको ख्याल माना जाए कि बस ये ख्याल है तो उस बेस पर उसको रिजेक्ट किया जाए, नहीं। जबकि उसके सपोर्ट में एक्सपेरिमेंट्स है, एविडेंसेस हैं, और एविडेंसेस को देखकर कोई भी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर पाता। तो थ्योरी दरअसल एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मराहल से गुजरता है, और थ्योरी को अभी भी कई ज़्यादा रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है। वो और जो है नए एविडेंसेस के साथ में और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है। तो थ्योरी एक ऐसा चीज़ है जो कि ऑब्जर्वेशंस के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद हासिल हुई है और मज़ीद ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। कुछ थ्योरीज जो हैं वो लॉ में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन हर थ्योरी के साथ ऐसा मामला नहीं होता। थ्योरीज जो होती हैं दरअसल वो बताती हैं कि कौन सी चीज़ पास्ट के अंदर किस तरह से हुई है, जबकि लॉ जो होता है वो बताता है कि कोई चीज़ कैसे फ्यूचर में होने वाली है। तो वो लॉ प्रिडिक्ट करता है और थ्योरी जो है वो बताती है कि कोई चीज़ किस तरह से हो चुकी है पास्ट के अंदर। लॉ के बारे में मज़ीद कहा हुआ है कि लॉ एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है, लॉ चेंज नहीं होने वाला होता। लॉ जो है एक तरह से इरिफ्यूटेबल बन जाता है। इरिफ्यूटेबल का मतलब ये है कि लॉ का इनकार नहीं किया जा सकता। अब मज़ीद बायोलॉजी के बारे से लिखा हुआ है कि नेचर के बारे में हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि नेचर जो है वो बहुत ही चेंज होती रहती है। नेचर जो है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे राज हैं जो कि हमें नहीं मालूम। तो इस वजह से बायोलॉजी में लॉज भी कम है। लेकिन हमारे पास कुछ लॉज मौजूद हैं जो कि आप मैट्रिक में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास लॉज मौजूद हैं, मेंडल के लॉज हमारे पास मौजूद हैं, इवोल्यूशन के हमारे से कुछ लॉज मौजूद हैं कि कैसे चेंजेस आते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ लॉज मौजूद हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह से हमारे पास डीएनए में से प्रोटीन बनता है। तो कुछ लॉज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बाकी फील्ड्स के अंदर लॉज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। और जैसे हमने थ्योरी का बात की तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मौजूद है, सेल थ्योरी मौजूद है, लॉज के अंदर लॉ ऑफ बायोजेनेसिस एक मौजूद है कि लाइफ जो है वो हमेशा लाइफ में से ही बनती है। तो लॉ एक हमारे पास ऐसा फैक्ट होता है जो इरिफ्यूटेबल है, जो चेंज नहीं होने वाला,
और ये हमारे पास जो है कांस्टेंट रहने वाला है, हमेशा सेम रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।